सोचो, दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका जहां चाहे वहां रिजीम चेंज कर देता है। इराक, लीबिया, सीरिया, हिस्ट्री भरी पड़ी है। लेकिन एक कंट्री है जो 40 साल से उसके कंट्रोल के बाहर है, और सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि ओपनली उससे चैलेंज करता है, और वो है ईरान। अब सवाल ये है, आखिर ईरान में ऐसी क्या बात है जो सुपर पावर्स को रोक देती है? क्या ये सिर्फ उसकी आर्मी स्ट्रांग है, या फिर कुछ और जो उसे तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देता है? और सबसे डेंजरस बात, अगर ये साइलेंट कॉन्फ्लिक्ट कभी फुल वॉर में कन्वर्ट हो गया तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया का सिस्टम हिल सकता है। लेकिन इस मिस्ट्री का आंसर सीधा नहीं है, और शायद इसीलिए इंटरेस्टिंग है। इसको समझने के लिए हमें 1979 जाना पड़ेगा। एक प्लेन पेरिस से तेहरान लैंड करता है, और उसमें बैठा एक बुजुर्ग आदमी ईरान का पूरा फ्यूचर बदलने वाला होता है, आयतुल्ला खुमैनी। उस वक्त ईरान एक मॉडर्न वेस्टर्न फ्रेंडली कंट्री था, अमेरिका और इजराइल के सबसे क्लोज एलाइज में से एक। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन अंदर एक प्रेशर कुकर बिल्ड हो रहा था। करप्शन हाई, इनइक्वालिटी हाई, और लोगों को लग रहा था कि सिस्टम उनका नहीं है। फिर प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं। धीरे धीरे नहीं बल्कि वेव की तरह लाख लोग सड़कों पर आ जाते हैं, और फिर एक दिन आर्मी अपने ही लोगों पर फायर करती है, और यहीं पे सब कुछ चेंज हो जाता है। लोग समझ जाते हैं ये प्रोटेस्ट नहीं, ये रेवोल्यूशन है। और फिर जो होता है वो शॉकिंग है। कुछ ही दिनों में 40 साल पुरानी मोनार्की गिर जाती है। शाह, जिसे अमेरिका सपोर्ट करता था, सिस्टम से गायब हो जाता है। ईरान बन जाता है इस्लामिक रिपब्लिक, और इसी मोमेंट से एक ऐसी वॉर स्टार्ट होती है जो कभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुई, लेकिन आज तक चल रही है। ईरान वर्सेस अमेरिका और इजराइल। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात, ईरान की स्ट्रेंथ सिर्फ आइडियोलॉजी नहीं है, असली गेम कुछ और है। अगर आप मैप देखो तो ईरान एक नॉर्मल कंट्री नहीं लगता, एक फोर्ट्रेस लगता है। और ये फोर्ट्रेस किसी इंजीनियर ने डिजाइन नहीं किया, नेचर ने खुद बनाया है। चारों तरफ माउंटेन्स, साउथ में जैग्रोस माउंटेन्स, इतने टफ कि इन्वेडिंग आर्मी के लिए नेचुरल वॉल बन जाते हैं। नॉर्थ में एल्बोर्स माउंटेन्स, एक और शील्ड, जहाँ माउंटेन्स नहीं वहाँ मार्शलैंड्स। सिंपल बात यह है, एंट्री का हर रूट ऑलरेडी डिफिकल्ट है। अब सोचो, अगर आप एक आर्मी हो और आपको किसी कंट्री पे अटैक करना है, तो आप क्या चाहोगे? फ्लैट लैंड, क्लियर रोड्स, इजी मूवमेंट। लेकिन ईरान में क्या मिलता है? नैरो पाथ्स, अनप्रिडिक्टेबल टेरेन, हिडन एम्बुश पॉइंट्स। और यहाँ सबसे शॉकिंग बात, पिछले 600 साल में ईरान का बॉर्डर ऑलमोस्ट चेंज ही नहीं हुआ। रोमन्स आए, अरब्स आए, ब्रिटिश आए, सब ट्राई करके चले गए। मतलब सिर्फ आर्मी नहीं, लैंड खुद डिफेंड करता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये जियोग्राफी ईरान को प्रोटेक्ट भी करती है और लिमिट भी। ईरान इजीली एक्सपैंड नहीं कर सकता, और यहीं से ईरान एक ऐसा मूव करता है जो किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलता। डायरेक्ट वॉर नहीं, प्रॉक्सी वॉर। और यही वो मोमेंट है जहाँ गेम चेंज होता है। हिजबुल्लाह लेबनान में, हुथीज यमन में, हमास पैलेस्टाइन में, और भी ग्रुप्स। मतलब बैटलफील्ड एक जगह नहीं, मल्टीपल कंट्रीज में स्प्रेड हो जाता है। और ये स्ट्रेटेजी सिंपल नहीं है, ये पेशेंस का गेम है। ईरान खुद फ्रंट लाइन पे नहीं, लेकिन हर जगह प्रेजेंस मेंटेन करता है। और यहीं पे एक डेंजरस रियलाइजेशन आता है, मॉडर्न वॉर्स सिर्फ टैंक्स और जेट से नहीं जीती जाती, नेटवर्क से जीती जाती है। लेकिन अब आता है एक और फैक्टर जो ईरान को सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, ग्लोबल लेवल पे पावरफुल बनाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक छोटा सा वाटर रूट है, लेकिन दुनिया की इकोनॉमी का हार्ट बीट है। अराउंड 20% वर्ल्ड ऑयल यहाँ से पास होता है, और इसके नॉर्थ साइड पे ऑलमोस्ट पूरा कंट्रोल ईरान का है। अब सोचो, अगर ईरान डिसाइड करे कि ये रूट बंद करना है तो क्या होगा? ऑयल रुक जाएगा, प्राइसेस एक्सप्लोड, मार्केट्स क्रैश, और कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया प्रेशर में आ जाएगी। सीधी सी बात, ईरान के पास एक ऐसा बटन है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को शेक कर सकता है बिना एक बुलेट चलाए। और यही वजह है कि ईरान के अगेंस्ट डायरेक्ट वॉर लेने से पहले हर कंट्री रुक के सोचती है। लेकिन स्टोरी अभी और डीप होती है, क्योंकि ईरान के अंदर एक और कॉम्प्लेक्सिटी है, मल्टीपल एथनिक ग्रुप्स, पर्शियंस, कर्द्स, अरब्स, बलूच, अजेरीज। नॉर्मली ये वीकनेस होती है, लेकिन यहाँ एक साइकोलॉजिकल ट्विस्ट है। जब एक्सटर्नल थ्रेट आता है, ये सब एक हो जाते हैं। 1980 सद्दाम हुसैन ने ईरान पे अटैक किया। उसको लगा ईरान वीक है, रेवोल्यूशन के बाद अनस्टेबल है। लेकिन जो हुआ वो शॉकिंग था। 8 साल तक वॉर चला, लाखों लोग मरे, एक पूरी जनरेशन इम्पैक्ट हुई। लेकिन एंड में सद्दाम को 1 इंच जमीन भी नहीं मिली। और यहीं से एक पावरफुल ट्रूथ समझ आता है, ईरान में सिर्फ आर्मी नहीं, लोग फाइट करते हैं। और जब नेशनलिज्म और रिलीजन एक साथ आते हैं तो रेजिस्टेंस अनस्टॉपेबल हो जाता है। लेकिन अब एक और कॉन्सेप्ट जो और डेंजरस है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ। ईरान इतना बड़ा है कि क्विक विटली पॉसिबल ही नहीं। एनिमी जितना अंदर आता है उतना वीक होता जाता है। सप्लाई लाइन स्ट्रेच्ड, फ्यूल खत्म, लॉजिस्टिक्स ब्रेक, और हर स्टेप पे रेजिस्टेंस। और मेजर सिटीज बॉर्डर पे नहीं, अंदर डीप लोकेटेड है। मतलब एनिमी को सिर्फ एंटर नहीं करना, सर्वाइव भी करना पड़ेगा। ये एक मेज जैसा सिस्टम है जहाँ टाइम ही वेपन बन जाता है।
लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ईरान का अटैक स्टाइल। ईरान डायरेक्टली फाइट नहीं करता, वो इनडायरेक्टली हिट करता है। 1982 के बाद हिजबुल्लाह स्ट्रॉन्ग होता है, ईरान सपोर्ट करता है। धीरे धीरे ये ग्रुप एक पावरफुल फोर्स बन जाता है। गुरिल्ला वॉरफेयर, सुसाइड अटैक्स, अनप्रिडिक्टेबल टैक्टिक्स, और यही पे सबसे डेंजरस चीज होती है अनप्रिडिक्टेबिलिटी। सुपर पावर्स ट्रेडिशनल वॉर के लिए रेडी होते हैं, लेकिन ये टाइप का वॉर उनके लिए अनफेमिलियर होता है, और जब आप एनिमी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो आप उससे कंट्रोल भी नहीं कर सकते। फिर कोल्ड वॉर खत्म होता है, अमेरिका सिंगल सुपर पावर बन जाता है। वो मिडिल ईस्ट को रीशेप करना चाहता है, पीस टॉक्स, अलायंसेस, डिप्लोमेसी, लेकिन ईरान को इग्नोर कर दिया जाता है, और यही सबसे बड़ी मिस्टेक थी। ईरान समझ गया, अगर तुम साइलेंट रहोगे तो तुम्हें इग्नोर किया जाएगा, और अगर तुम प्रॉब्लम क्रिएट करोगे तब तुम इंपॉर्टेंट बनोगे। और फिर ईरान ने अपनी स्ट्रैटेजी और अग्रेसिव कर दी। हमास और इस्लामिक जिहाद को सपोर्ट, रीजनल इन्फ्लुएंस बिल्ड, और एक इनविजिबल नेटवर्क क्रिएट हुआ, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। ईरान, सीरिया, हिजबुल्लाह, हमास, एक सिस्टम जो ओपनली नहीं दिखता लेकिन हर जगह इम्पैक्ट करता है। फिर आता है एक और ट्विस्ट, 9/11। अमेरिका का फोकस सडनली शिफ्ट हो जाता है। अब एनिमी ईरान नहीं, अलकायदा बन जाता है। और आयरनी देखो, कुछ टाइम के लिए ईरान और अमेरिका इनडायरेक्टली सेम साइड पे आ जाते हैं अफगानिस्तान में, लेकिन ये फेज शॉर्ट लिव था। फिर आता है एक्सिस ऑफ इविल, ईरान फिर से एनिमी बन जाता है, ट्रस्ट कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है, और यहीं से दुनिया को रियल टेंशन स्टार्ट होता है। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पे फोकस करता है। अब गेम और रिस्की हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का मतलब सिंपल है, अगर तुम मुझे अटैक करोगे तो तुम भी सेफ नहीं रहोगे। ये डिटरेंस है, और यही रीजन है कि सिचुएशन टेंस होने के बाद भी फुल वॉर स्टार्ट नहीं होता। लेकिन अब सबसे पावरफुल इंसाइट, ईरान की स्ट्रेंथ सिर्फ उसकी आर्मी नहीं, सिर्फ जियोग्राफी नहीं, सिर्फ आइडियोलॉजी भी नहीं, उसकी रियल स्ट्रेंथ है कॉम्बिनेशन, जियोग्राफी प्लस स्ट्रैटेजी प्लस पेशेंस प्लस आइडेंटिटी, और सबसे डेंजरस एलिमेंट, अनप्रिडिक्टेबिलिटी। ईरान फास्ट नहीं चल रहा, लेकिन कंसिस्टेंटली चल रहा है। वो रिएक्ट नहीं करता, वो कैलकुलेट करता है, और यही डिफरेंस है शॉर्ट टर्म पावर और लॉन्ग टर्म पावर में। तो अब फाइनल सवाल, क्या कभी फुल वॉर होगा? अगर हुआ तो क्या होगा? सिंपल आंसर, मिडिल ईस्ट एक्सप्लोड हो जाएगा, ऑयल सप्लाई डिसरप्ट, ग्लोबल इकोनॉमी शॉक, प्रॉक्सी वॉर्स एवरीवेयर, और शायद एक नया वर्ल्ड लेवल कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन अभी तक सब एक थिन लाइन पे चल रहा है, एक साइलेंट वॉर, जहां मिसाइल से ज्यादा स्ट्रैटेजी चलती है और स्पीड से ज्यादा पेशेंस। और शायद इसीलिए दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज ईरान को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोड़ना तो दूर की बात है, आज तक कोई उससे पूरी तरह समझ भी नहीं पाया।